राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब शाखा पर बीकॉम पार्ट 3 के इंडस्ट्रियल लॉ के छात्रों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कारखाना अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। यहाँ 3 शब्द हैं, कारखाना, अधिनियम और प्रावधान। कारखाना शब्द से हमारा अभिप्राय यहाँ ये है कि कोई भी एक औद्योगिक इकाई जो उत्पादन करती हो और लाभ और सेवा उद्देश्य के आधार पर अपना व्यापार चलाने का इरादा रखती हो, जिसमें कुछ नियम कायदों के तहत उसकी स्थापना करना। ये जो नियम कायदे हैं वो अधिनियम कहलाएंगे, कानून बन जाएगा एक। और प्रमुख प्रावधान की बात जहाँ आती है तो ये जो नियम कायदे कानून जिनके आधार पर इस कारखाने को चलाया जाएगा, उन शर्तों का नियमों का पालन किया जाएगा, वो नियम अर्थात जो सख्त नियम हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो परिवर्तित नहीं किए जा सकते, जिनकी पालना अनुपालना सुनिश्चित हो, अनुपालना की ही जाएगी, ऐसे नियम जो होते हैं वो प्रावधान कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ कारखाना अधिनियम 1948 है। इसमें समय पर 1956, 76, 87 इनमें परिवर्तन किए गए और आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं। इस अधिनियम में कुल 11 अध्याय हैं और 120 धाराएं हैं और इन सभी धाराओं में उल्लिखित प्रावधान हैं जिनका संक्षेप में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो इन प्रावधानों के तहत कारखानों के संबंध में पहला जो हमारा पॉइंट है वह क्षेत्र। इस अधिनियम में क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जो इन निम्नलिखित 2 भागों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। सन 1970 तक ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता था, किंतु 1970 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। फलतः अब ये अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। ये अधिनियम उन समस्त निर्माण कार्य में लगे औद्योगिक संस्थानों पर लागू होता है जिनमें विद्युत शक्ति का उपयोग होने पर 10 या अधिक श्रमिक कार्य करेंगे तथा विद्युत शक्ति का उपयोग न होने की दशा में 20 अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। अर्थात वर्ष पर्यंत कभी भी 10 या 20 या इससे अधिक श्रमिक किसी इकाई में, औद्योगिक इकाई में काम करेंगे तो कारखाने की श्रेणी में आएगा। इसमें दूसरी बात ये प्रमुख रूप से बताई गई कि कारखानों की स्वीकृति, अनुज्ञा पत्र तथा पंजीयन, जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का संगठन कारखाने की स्थापना करना चाहता है, ऐसा व्यापार करना चाहता है, तो उसे उस कारखाने के संचालन के लिए सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गतिविधि संचालन के लिए अनुज्ञापन अर्थात लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद में इन सभी की स्वीकृति लेने के उपरांत ही कारखाने की स्थापना की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी अर्थात इन कारखानों का निरीक्षण भी होगा। ऐसा नहीं है कि कारखाने स्थापित हो गए लेकिन अपनी मनमर्जी से चलते रहेंगे। तो इनकी गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालन के लिए निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ती है। अर्थात प्रमाणित करने वाले सर्जन, इनकी नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य इन सभी बातों का इसमें उल्लेख किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं, कारखाने की स्थापना कर ली लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है, कूड़ा करकट गंदगी कहीं इकट्ठी हो रही है और कोई अन्य जो साफ़ सफाई रहनी चाहिए उस पास साफ़ सफाई नहीं रह रही है, तो यहाँ कारखाने का अभिप्राय नहीं रह जाएगा। तो इस अधिनियम में ये प्रावधान बताए गए हैं कि कूड़ा करकट एकत्र न होने देना, धूल या मिट्टी आदि को सफाई करने, कार्य के कमरों में पर्याप्त प्रकाश तथा हवा, गंदे पदार्थों की निकासी, कृत्रिम नमी, पीने का पानी, स्वच्छ पानी, शौचालय, मूत्रालय, पिगदान आदि सभी की व्यवस्था कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाना स्थापित करने वाले लोगों के लिए ध्यान रखना आवश्यक होता है। सुरक्षा व्यवस्थाएं अर्थात कारखाने में किस प्रकार की यंत्र हैं, किस प्रकार की कार्य दशाएँ हैं, कहाँ कैसे व्यक्तियों को काम किया जाना है, इसके संबंध में सुरक्षा के प्रावधान भी आवश्यक होते हैं। यंत्रों की घेराबंदी करना, जैसे चलते यंत्रों पर कार्य करने, खतरनाक यंत्रों पर युवा व्यक्तियों की नियुक्ति न करने, स्वचालित यंत्र स्थापित करने, बच्चों तथा औरतों की खतरनाक मशीनों पर नियुक्ति न करने देने, ऐसे अनेक कई प्रावधान हैं जिनकी अनुपालना करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आग, हानिकारक गैस, विस्फोटक गैस आदि से सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का भी इसमें उल्लेख किया गया जिनकी अनुपालना आवश्यक होती है। खतरनाक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रावधान, कारखाना संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा इस अधिनियम में खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखानों के अधिष्ठाताओं के अनेक कर्तव्य निर्धारित किए गए। ऐसी प्रक्रियाओं वाले कारखाने के स्थान की अनुमति हेतु सुझाव देने के लिए स्थान मूल्यांकन समिति का नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसके अतिरिक्त कारखाने में सुरक्षा समिति की स्थापना करने का प्रावधान भी किया गया। श्रम कल्याण व्यवस्थाएं,
कारखानों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी वेलफेयर के संबंध में भी इस प्रकार के कोई प्रावधान होने चाहिए जो किसी प्रकार की कमी महसूस ना करें, उनका मोटिवेशन लगातार बना रहे। जैसे नहाने धोने, कपड़े रखने, सुखाने, बैठने, प्राथमिक उपचार, कैंटीन, आराम कक्ष, भोजन कक्ष, शिशु गृह आदि की व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 500 या अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है, जो करना आवश्यक होता है। कार्य के घंटों संबंधी प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य घंटों के संबंध में इस अध्याय में श्रमिक के कार्य के साप्ताहिक घंटों, साप्ताहिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, दैनिक कार्यों के घंटों, मध्यांतर कार्य के घंटों के विस्तार, रात्रि पारियों में नियुक्ति, कार्य के लिए मजदूरी, वयस्कों के कार्य के घंटे तथा उनसे संबंधित अनेक बातों की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया। तो इन प्रावधान में प्रमुख बात इस प्रकार के एक श्रमिक से अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करवाया जा सकता है। प्रतिदिन 5 घंटों के कार्य के बाद आधे घंटे का मध्यांतर यानी रेस्ट दिया जाना आवश्यक होता है। किसी भी एक दिन में श्रमिक से 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता और प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाना इसमें आवश्यक होता है। बालकों, किशोरों की नियुक्ति एवं कार्य घंटों संबंधी प्रावधान, यहाँ किशोर, युवा और छोटे बालक इनके संबंध में भी प्रावधान पर प्रमुख हैं, जो ये हैं। बालक 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखानों में नियुक्ति पर निषेध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त किशोरों, 15 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के कार्य घंटे वयस्क श्रमिकों की तुलना में काफ़ी कम रखे गए। किशोरों से 4.5 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता तथा इन्हें रात्रि की पारियों में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। महिला श्रमिकों संबंधी प्रावधान, इस अधिनियम में महिला श्रमिकों की नियुक्ति, कार्य के घंटों आदि के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। उनसे रात्रि पारियों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच कार्य नहीं करवाया जा सकता। उन्हें भारी सामान उठाने जैसे कार्यों पर भी नहीं लगाया जा सकता। वेतन सहित वार्षिक छुट्टियों संबंधी प्रावधान भी इसमें भी दिया गया है कि वेतन मिले और वार्षिक साल भर में कितनी छुट्टियां व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये भी प्रावधान आवश्यक किए जाने चाहिए। इस कारखाने अधिनियम में जो प्रावधान है वो ये है कि वेतन सहित वार्षिक छुट्टियों के अधिकारों की भी व्यवस्था है, जो इन प्रावधानों में ये कहा गया है कि प्रत्येक वयस्क श्रमिक जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 या अधिक दिनों के लिए कार्य कर लिया है तो उसे प्रत्येक 20 दिन के लिए अगले एक दिन की सवेतन छुट्टी दी जाएगी। किशोर की दशा में 15 दिन के लिए एक दिन की छुट्टी आगे दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। कुछ बीमारियों की सूचना संबंधी प्रावधान, इस अधिनियम में कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों की सूची दी गई है। यदि किसी भी श्रमिक को इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो कारखाने के प्रबंधक को उपयुक्त अधिकारी के पास इसकी सूचना भिजवानी चाहिए। दंड व्यवस्थाएं, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की दशा में कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक को दंडित करने का या उस पर जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त निरीक्षकों के कार्य में बाधा डालने तथा योग्यता का झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी दंड की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है। अपील करने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान, इस अधिनियम में कारखाने के अधिष्ठाताओं एवं प्रबंधकों को अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। कोई भी अधिष्ठाता यदि कारखाना निरीक्षक के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वैसा आदेश प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट अधिकारी को अपील भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। परिणाम स्वरूप उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत पद पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। श्रमिकों एवं अधिकारियों का दायित्व संबंधी प्रावधान, इस अधिनियम में श्रमिकों एवं अधिकारियों के दायित्व है। श्रमिकों का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि इस अधिनियम में दिए गए सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण ये संबंधी प्रावधान जो उपायों का पूर्ण पालन करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दोषी श्रमिक को 3 माह तक का कारावास अथवा 100 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। कारखानों के निरीक्षण अधिकारियों का भी दायित्व है। इस अधिनियम में निर्धारित कर दिया गया है कि अधिनियम में लिखा है किसी निर्माण प्रक्रिया व्यापार संबंधी जानकारी जो निरीक्षण कार्रवाई के दौरान प्राप्त की है को सेवा काल में अथवा उसके बाद भी किसी के सामने प्रकट नहीं हो करेंगे। यदि कोई निरीक्षक स्टाफ ऐसा करता है तो प्रत्येक दोषी व्यक्ति को 6 महीनों तक के कारावास की सजा अथवा 1000 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों ही दिए जाएंगे। बात ये बताई गई है कि क्या ये अधिनियम पर्याप्त है। प्रावधान तो बना दिए गए लेकिन क्या इससे जो श्रमिक काम करने वाले व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, वो क्या इससे संतुष्ट हो सकते हैं क्या, या एक जनमानस में ये माना जाता है कि ये अधिनियम जो प्रावधान है पर्याप्त हैं, क्या इनसे काम चल सकता है, क्या प्रभावशाली है। इनके बारे में कहा गया है कि जो कुछ लोग कभी कभी इस बात पर विचार करते हैं कि क्या यह अधिनियम पर्याप्त है। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इस अधिनियम में अनेक कमियां दिखाई जा रही हैं जो हम इनका अध्ययन
निम्न रूप में कर सकते हैं। तकनीकी शब्दों का प्रयोग, जैसे इस अधिनियम के कुछ अध्यायों विशेषकर सुरक्षा वाले अध्याय में तकनीकी शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। परिणाम स्वरूप सामान्य प्रक्रिया एवं प्रबंधक स्वयं भी उनका अर्थ ठीक से नहीं समझ पाते। अतः सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या को कारखाने का आधार मानना। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को ही कारखाने की परिभाषा का आधार माना गया है। विद्युत शक्ति का उपयोग होने पर 10 तथा विद्युत शक्ति का उपयोग न होने पर 20 श्रमिक कार्य करते हैं तो वह कारखाना है, अन्यथा नहीं है। इस प्रावधान का बड़ा दुरुपयोग होता है। कई संस्थानों के मालिक इस अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करते हैं। वे अस्थायी रूप से श्रमिक रखते हैं तो अपने संस्थान को जहाँ तक बन पड़े कारखाने की श्रेणी में आने से बचा लेते हैं। अतः केवल श्रमिक संख्या के आधार पर ही किसी संस्थान को कारखाना घोषित या घोषित नहीं करना चाहिए। इस हेतु उत्पादन या विक्रय की मात्रा या विद्युत शक्ति या कच्चे माल के उपयोग में आदि कुछ तत्वों को भी कारखाने के निर्धारण में ध्यान रखा जा सकता है। श्रमिक की निश्चित परिभाषा का अभाव। यहाँ एक श्रमिक कौन हो सकता है, इसकी निश्चित परिभाषा का भी अभाव है। इस अधिनियम में श्रमिक की परिभाषा स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं की गई है। इस कारण कई बार कुछ कार्यों में लगे व्यक्तियों को श्रमिक मान लिया जाता है तथा कई अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों को श्रमिक नहीं माना जाता है। ऐसे मामलों के निर्णयों में न्यायालय का समय भी व्यर्थ चला जाता है। अतः इस अधिनियम में श्रमिक की विस्तृत परिभाषा की जानी चाहिए। पृथक निरीक्षण अधिकारियों का अभाव। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारखानों के लिए निरीक्षण अधिकारियों की पूर्णतः पृथक नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। सामान्य जिलाधीश ही अपने जिले का मुख्य कारखाना निरीक्षक होता है, तो वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से कारखानों का निरीक्षण करवाता है। परंतु अधिनियम को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पृथक अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उनके लिए तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए। कार्य के घंटों में भी कुछ कमियां बताई गई हैं कि भारतवर्ष के इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक श्रमिक से प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य करवाया जा सकता है। एक दिन में अधिकतम 9 घंटे कार्य करवाया जा सकता है। पाश्चात्य देशों की तुलना में ये कार्य के घंटे अधिक हैं। इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। बालकों की परिभाषा। हमारे देश के कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसने अभी अपनी आयु के 15 वर्ष पूरे नहीं किए, किंतु 15 वर्ष से अधिक आयु के अधिक व्यक्ति के कार्यों पर लगाया जा सकता है, जो स्वयं बालक ही होता है। किंतु बालकों की क्षमता एवं वृद्धि का विकास करने के लिए उन्हें इस आयु में कार्य पर नहीं लगने देना चाहिए। अतः बालकों की आयु में वृद्धि करके कम से कम 16 वर्ष करनी चाहिए। दंड व्यवस्थाएं। इस अधिनियम में कुछ दंड व्यवस्थाएं दी गई हैं, किंतु अब तक ये बहुत ही कम रही हैं। इसके अतिरिक्त उनमें पैनेपन का भी अभाव रहा है। इन व्यवस्थाओं को पैना करना चाहिए जिससे कि अधिकतम अधिनियम के अन्य प्रावधानों को भी कड़ाई से पालन कर सकें। ये उल्लेखनीय है कि कारखाना संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा दंड की राशि तथा सजा की अवधि को बहुत बढ़ा दिया है। इनके अच्छे प्रभाव तभी सामने आ सकते हैं जब इनको कड़ाई से लागू किया जाए। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इस अधिनियम में कुछ बड़ी कमियां हैं, इनको दूर करना चाहिए तथा इसके प्रभावशाली रहने की आशा की जा सकती है। धन्यवाद।